नमस्कार, 8 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और सबसे पहले बात करते हैं पंचायत चुनाव की। तो उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के सभी नतीजे दोपहर बाद तक आने की उम्मीद है। पंचायत चुनाव के लिए 4 चरणों में हुए मतदान की मतगणना परसों से लगातार जारी है। कई जिलों में हजारों उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला अब हो चुका है, लेकिन अभी भी कई मतगणना केंद्रों में वोटों की गिनती चल रही है। आज दोपहर तक स्थिति साफ होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि अभी तक 38,317 ग्राम प्रधान, 2,32,612 ग्राम पंचायत सदस्य और 55,926 क्षेत्र पंचायत सदस्य निर्वाचित हुए हैं। साथ ही 181 जिलों में पंचायत सदस्यों की सीट पर अब भी परिणाम आना बाकी है, आ चुके हैं। तो कई सीटों पर परिणाम आ चुके हैं, लेकिन बहुत सारी सीट अभी भी है जिस पर बताया जा रहा है कि दोपहर बाद पूरी तरह से स्थिति साफ हो जाएगी। 181 जिलों के पंचायत सदस्यों की सीट पर भी अब परिणाम आ चुके हैं। वोटों की गिनती कई सीटों पर अब भी चल रही है और दोपहर बाद तक बिल्कुल स्थिति साफ हो जाएगी जिन जिन सीटों पर मतगणना हो रही है। और बात करते हैं लखनऊ से। यहां से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर पंचायत चुनाव में जीत के बाद निकाला है विजय जुलूस। लखनऊ के गोसाईगंज में यह विजय जुलूस निकाला गया है। सुरेंद्र यादव की विजयी हुई और फिर विजयी जुलूस निकाले गए। वहां पर आरोप है कि महामारी एक्ट के तहत इन पर अब केस दर्ज किया गया है। बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, लगातार ये कहा जा रहा है कि जीत भले आपकी हुई हो, लेकिन थोड़ा सा संयम बरतें। कोरोना काल है, इसलिए जुलूस ना निकाला जाए, लेकिन हर बार कुछ इसी तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए ये राजधानी लखनऊ का हाल है, जहां पर तमाम पाबंदियों के बाद, नसीहतों के बाद ये विजय जुलूस निकाला गया। हालांकि जब सोशल मीडिया में ये वीडियो वायरल हुआ, न्यूज़ 18 ने जब इस वीडियो को चलाया, उसके बाद FIR दर्ज कर दी गई है। सुरेंद्र यादव नाम बताया जा रहा है इस प्रत्याशी का जिसने विजय हासिल की थी। बताया जा रहा है कि ये जुलूस उसने अपने लोगों के साथ मिलकर निकाला हुआ था। जुलूस की तस्वीरें देखने को समझ में आ जाती किस तरह से कारों और बाइकों पे लोग सवार हैं। सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना की गाइडलाइन की किस तरह से धज्जियां उड़ाई गई। गोसाईगंज पुलिस ने इसमें FIR दर्ज कर ली है, जिसमें लॉकडाउन का उल्लंघन करने और महामारी एक्ट की FIR धाराएं लगाई गई हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषभ जानकारी देने के लिए। तो लोगों से कहा जा रहा है संयम बरते, जीत भले आपकी हुई हो, लेकिन इस बार जीत का जश्न ना मनाएं क्योंकि कोरोना बहुत ज्यादा है। और अब जब विजयी जुलूस इस तरह से लखनऊ की सड़कों पर निकाला गया तो महामारी एक्ट के तहत इन पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। और पंचायत चुनाव में विजय जुलूस पर प्रतिबंध के बाद भी प्रत्याशी विजय का जश्न मनाने से बाज नहीं आ रहे हैं। जालौन के कुरकुरी गांव में प्रधान पद पर जीते प्रत्याशी प्रवीण कुशवाहा और BDC गजेंद्र राठौर ने अपने समर्थकों के साथ विजय जुलूस निकाला। इस दौरान जश्न मनाया गया, नारेबाजी की गई, जुलूस में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई और ना ही लोग मास्क पहनते दिखाई दिए। अब ये वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन प्रधान और BDC सदस्य मौके से फरार हो गए, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस अब छापेमारी कर रही है। और हापुड़ से खबर है, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी की हार पर हंगामा मच गया। जिला पंचायत के चुनाव में बीजेपी की हार, बीजेपी प्रत्याशी के समर्थकों का जबरदस्त हंगामा इस दौरान देखने को मिला। विधायक कमल मलिक का इन्होंने घेराव किया है। गढ़ कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। और खबर इटावा से लेते हैं, जहां पर SP के अध्यक्ष अखिलेश यादव के चचेरे भाई अभिषेक यादव जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीत गए हैं और साथ ही सपा ने भी जिले में शानदार जीत हासिल की है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अभिषेक यादव जिला पंचायत अध्यक्ष बन सकते हैं। न्यूज़ 18 ने अभिषेक यादव से बातचीत की। तोड़ा जाए, सबसे पहला काम ये होगा और उसके बाद हम लोग का मेन लगातार इटावा जो पिछले 5 साल हम लोगों ने जो जिला पंचायत में काम किया और ख़ास तौर पर पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार में जिस तरह से इटावा की जनता, इटावा के क्षेत्र के अलग अलग ब्लॉकों में जितने बड़े पैमाने पर विकास हुआ, तो जनता ने पिछले 5 साल का और इस बार के लगभग 4.5 साल का अंतर स्वयं भांप लिया था
और जनता समझ रही थी कि इटावा का विकास सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोग कर सकते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी ने आज इटावा से भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से साफ कर दिया है। वहीं पंचायत चुनाव के नतीजों से जहां पर बीजेपी गदगद है, तो वहीं पर पीएसपी का कहना है कि जनता ने बीजेपी को आईना दिखा दिया है। तो वहीं पर कांग्रेस का कहना है कि उनका चुनाव पर नहीं, लोगों की जान बचाने में फोकस रहा है। मतगणना रुझानों से स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशियों को भारी विजय प्राप्त हुई है और आगामी ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी भारी विजय प्राप्त करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को पूरी गंभीरता से फाइनल की तरह से लेती है और भारतीय जनता पार्टी 2022 हो या उसके आगे के भी सभी चुनाव को भारी बहुमत से जीतने जा रही है। यह उसकी सरकारों की नीतियां और कार्यकर्ताओं के त्याग और समर्पण की देन है। कोरोना महामारी लोगों को अपने चपेट में लेती जा रही है। आज जरूरत है कि उत्तर प्रदेश की जनता के जान जीवन की रक्षा कैसे कर सके। जब लोग रहेंगे तभी चुनाव होगा। पूरी तरह कांग्रेस पार्टी आज सेवा भाव में लगी है और जैसे भी हो एक एक जीवन बचाने का संकल्प के साथ कांग्रेस पार्टी आज सेवा के साथ लोगों के प्रति जान जीवन बचाने और बेड, ऑक्सीजन और तमाम चीजों के उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। और उन्नाव से बड़ी खबर लेते हैं। यहां पर पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के गांव माखी में सेंगर के विरोधी पक्ष ने जीत हासिल कर ली। जानकारी के मुताबिक माखी गांव में लंबे वक्त से सेंगर के परिवार का प्रधान पद पर दबदबा था। खुद सेंगर ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत भी ग्राम प्रधानी से ही की थी। सेंगर के जेल जाने के बाद उनके परिवार से किसी सदस्य ने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया और विरोधी शिशुपाल सिंह को प्रधान पद पर जीत हासिल हुई। बुलंदशहर की बात करें तो यहां पर दो गुटों में खूनी जंग। चुनाव रिजल्ट के बाद दो गुट आपस में भिड़ गए। कन्हेनी गांव में लाठी डंडे तक इस दौरान चले, मारपीट हुई, 4 लोग इसमें घायल हुए हैं। 2 की हालत इस वक्त गंभीर बताई जा रही है। प्रधानी के चुनाव को लेकर ये गुट आपस में भिड़े। हार के बाद विपक्षी गुट ने हमला किया। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हार के बाद विपक्षी वालों ने हमला किया और इस दौरान कई लोग घायल हुए हैं। प्रधानी के चुनाव में हार के बाद विपक्षी गुट ने हमला किया। दोनों ओर से लाठी डंडे चले, मारपीट हुई, कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं। और कन्हेनी गांव का ये पूरा मामला है। मारपीट में 4 लोग घायल हुए हैं, 2 की हालत गंभीर है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से प्रधानी के चुनाव को लेकर ये लाठी डंडे चले, जिसमें कि कई लोगों को चोटें आई। और उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से बढ़ते मामले देख मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है। बेकाबू कोरोना संक्रमण पर लगाम कसने के लिए सरकार अब धीरे धीरे सख्ती बढ़ाती नजर आ रही है। प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू को 2 दिन और बढ़ा दिया गया, यानी मंगलवार सुबह 7 बजे तक रहने वाला लॉकडाउन अब गुरुवार सुबह 7 बजे तक होगा। संक्रमण की रोकथाम के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया। 6 मई सुबह 7 बजे तक लागू लॉकडाउन रहेगा। शुक्रवार रात 8 बजे से शुरू हुआ लॉकडाउन अब कुल मिलाकर 5 दिन का हो गया है। अब गुरुवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा। इस दौरान अनिवार्य सेवा पहले की तरह ही चालू रहेगी। नगर पालिका और नगर निगम की टीमें प्रदेश में इस दौरान जगह जगह पर सैनिटाइजेशन का काम भी करेगी। और खबर लखनऊ से ही है। यहां पर उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। हमारे संवाददाता प्रशांत ने लखनऊ में जायजा लिया कि किस तरह से वहां पर लॉकडाउन के बाद हालात हैं। राजधानी लखनऊ में कोरोना के संक्रमण को नियंत्रण में लेने के लिए राज्य सरकार ने 3 दिन का लॉकडाउन लगाया था, जो आज सुबह मंगलवार सुबह 7 बजे समाप्त हो जाना था। लेकिन कोरोना के बढ़ रहे केसेस को देखते हुए राज्य सरकार ने अब इसे गुरुवार सुबह 7 बजे तक बढ़ाने का फैसला लिया है। ऐसे में इस समय हम राजधानी लखनऊ के लॉरेटो चौराहे पर हैं और आप देख सकते हैं कि सबसे व्यस्तम रहे जाने वाले इस चौराहे पे पूरा सन्नाटा है। लोग बिना वजह अपने घर से नहीं निकल रहे हैं और इस बात को राजधानी लखनऊ में देखा जा रहा है कि लोग स्व अनुशासन में हैं। लोगों के द्वारा अनावश्यक घर से नहीं निकला जा रहा और वो इस बात को जरूर मान रहे हैं कि अगर कड़ाई से कोरोना के नियमों का पालन नहीं किया गया तो ये कोरोना और भी भयावह हो सकता है। ऐसे में जहां गुरुवार तक लॉकडाउन की सीमा बढ़ा दी गई है, देखने वाली बात ये होगी कि कोरोना की स्थिति और चेन को तोड़ने में जिला प्रशासन कहां तक कारगर होता है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18 लखनऊ।
और सीएम योगी आदित्यनाथ ने खिलाड़ियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना को लेकर चर्चा की है। इस दौरान सीएम ने सभी से अपील की कि कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। खिलाड़ी अपने स्तर पर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करें, मास्क पहने, 2 गज की दूरी मेंटेन करने के लिए प्रेरित करें, तो इससे कोरोना की चेन ब्रेक करने में काफी हद तक मदद मिल सकती है। मुझे विश्वास है कि आप सभी प्रदेश की हमारी जो प्रतिभाएं हैं, जिनके परिश्रम से, जिनके पुरुषार्थ से प्रदेश को अलग अलग खेल की विधाओं में देश के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी सम्मान प्राप्त हुआ है, आप सब इस कोरोना कालखंड में आम जन को जागरूक करते हुए, शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए करने की अपील आप सबके स्तर पर जारी होगी, तो उसका अपना एक मैसेज होगा। दूसरा, मास्क को हर व्यक्ति घर के बाहर निकलने पर मास्क और 2 गज की दूरी का पालन कर सके। किसी वस्तु को छूने पर पानी और साबुन से हाथ धोने या सैनिटाइजर को से हाथ साफ करने के लिए उन्हें प्रेरित अगर कर सकेंगे, तो कोरोना की चेन को हर हाल में ब्रेक करने में हमें मदद मिलेगी। और आज उत्तर प्रदेश में कोरोना केस में बहुत मामूली सी कमी आई है। पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में 29,192 केस सामने आए हैं, जिसमें कल के मुकाबले 1800 कम है। वहीं पिछले 24 घंटे में 288 लोगों की मौत हुई है, जबकि 38,687 लोग ठीक होकर अपने घर भी लौटे हैं। उत्तर प्रदेश में रिकवरी रेट तेजी से बढ़ रहा है। उसका नतीजा है कि अब उत्तर प्रदेश में एक्टिव केस घटकर 2,85,832 रह गए हैं। उनतीस 192 नए प्रकरण सामने आए हैं। यह कल के मुकाबले 1,800 कम है लगभग। और आज उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 38,687 है। कुल मिलाकर अब हमारे एक्टिव केसेस घट करके 2,85,832 हो गए हैं। और आज तक संक्रमण के पश्चात 10,43,134 लोग संक्रमण विहीन होकर उपचारित हो चुके हैं। और फतेहपुर के खागा में ऑक्सीजन की कमी से कोरोना संक्रमित महिला की मौत हो गई। इसके बाद महिला के परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन परिजनों ने जिलाधिकारी को मौके पर बुलाने की मांग की। हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद डीएम मौके पर पहुंचे। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का उन्होंने वादा किया है। हमें हमारे पेशेंट को अभी इंजेक्शन चाहिए। हमारे सामने उससे मतलब नहीं है, वो तो आपके सामने ही लगा हो। आप मुझे रेमडेसिविर का डिब्बा दे। इनको 29 तारीख को भर्ती करवाया था इस हॉस्पिटल में लाके। इस हॉस्पिटल में उस टाइम पे सैचुरेशन जो था बिना ऑक्सीजन के 88 था और विथ ऑक्सीजन 92 था। उसके बाद हमारे भाई साहब यहाँ पे स्टे कर रहे थे। इनके पास कोई स्टाफ नहीं है, क्योंकि कोविड की साफ गाइडलाइन है कि अंदर कोई नहीं जाएगा, लेकिन कोई यहाँ पे आता नहीं देखने के लिए स्टाफ। दूसरी चीज़, यहाँ पर ऑक्सीजन पूरी लीकेज आती है। यहाँ ऑक्सीजन लीक हो जाती है, सिलेंडर पर्याप्त आते हैं दिन भर के लिए, लेकिन वो रात में ही निकल जाते हैं। और लखनऊ से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर डायल 112 पर सीएम योगी को धमकी आई है। जी हां, व्हाट्सएप नंबर पर यह धमकी मिली है। धमकी भरा यह मैसेज मिला है। 29 अप्रैल को यह धमकी मिली। 5 दिन बाद सीएम योगी के साथ बड़े हादसे की धमकी। मैसेज में अपशब्दों का प्रयोग कर धमकाया गया है। सुशांत गोल्ड सिटी थाने में एक एफआईआर अब इसको लेकर दर्ज कराई गई है। बातचीत करने के लिए ऋषभ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, फोन कॉल आए तो काफी दिन हो गया है, लेकिन अब जाकर मामला दर्ज हुआ है, तो किस तरह से इस पूरे मामले को देखा जा रहा है? देखिए, गंभीर इसलिए हो जाता है कि जब 29 अप्रैल को धमकी दी गई थी, 5 दिन बाद सीएम के साथ हादसे का जिक्र किया गया था, धमकाया गया था, और आज ही 5वां दिन है, इसलिए मामला अहम हो जाता है। राजधानी लखनऊ पुलिस ने एफआईआर इसकी दर्ज कर ली है, जांच में जुटी है। इसी के साथ ही सर्विलांस सेल को भी जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि जिस नंबर से ये धमकी भरा संदेश आया था उसको ट्रेस किया जाए और भेजने वाले को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। हालांकि पहली दफा नहीं है कि सीएम योगी के लिए इस तरह के धमकी भरे संदेश आए हैं। इससे पहले भी कई बार
उनको धमकाया जाता रहा है। बीते साल भी एसटीएफ ने मुंबई और पुणे से 2 नवयुवकों को गिरफ्तार किया था। एटा से भी एक व्यक्ति कुछ दिन बाद गिरफ्तार हुआ था। सीएम योगी चूंकि भारतीय जनता पार्टी के हिंदूवादी चेहरा है और नेशनल पॉलिटिक्स में बहुत तेजी से उनका कद बढ़ा है, लगातार चुनाव में प्रचार के लिए जाते रहते हैं, स्टार प्रचारक हैं, लिहाजा इस तरह की धमकी उनके लिए आती रहती है। लेकिन लखनऊ पुलिस ने हमेशा से ऐसी धमकियों को गंभीरता से लिया है और भेजने वालों को गिरफ्तार भी किया है। तो पुलिस जांच में जुटी है, सर्विलांस सेल भी अपने काम में लगे। ठीक है, 29 तारीख को कॉल आया था, आज 5वां दिन है, इसीलिए सीएम योगी को यह धमकी मिली है, इसलिए इस मामले को हल्के में नहीं लिया जाए, इसलिए अब इस पर कार्रवाई हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस वक्त खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में अब शराब महंगी हो गई है। सरकार ने कोविड सेस लगा दिया है। शराब पर 10 से 40 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब 90 ml देशी इस शराब पर 10 रुपए बढ़े हैं, जबकि 90 ml विदेशी शराब पर 40 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। बातचीत करने के लिए अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़ गए। अलाउद्दीन, अब शराब भी महंगी हो गई है, इस पर सेस लगा दिया गया, क्या जानकारी? देखिए, इससे पहले एक बार और दाम बढ़े थे शराब के। जो आबकारी नीति आई थी 2020-21, उसमें भी एक बार दाम बढ़ाए गए थे। बियर को छोड़ करके, यानी कि बियर के दाम तो सस्ते कर दी थी सरकार ने, लेकिन बाकी शराबों के रेट बढ़ाए गए थे। तो आप मान के चलें कि साल में दोबारा, यानी 16 साल में 2 बार जो है शराब के रेट बढ़े हैं। और इस बार बियर के रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन बाकी जो रेगुलर शराब है 90 ml की, उसमें 10 रुपए की बढ़ोतरी है। विदेश से आयातित यानी फॉरेन से जो शराब आएगी 90 ml की, उस पर 40 रुपए तक सरकार ने दाम बढ़ाए हैं। स्कॉच पे 30 रुपए तक का दाम बढ़ाया गया है, यानी कि कुल जो बढ़ोतरी हुई है वो 10 रुपए से लेकर 40 रुपए तक की गई है। और खास तौर से इसकी वजह ये है कि आबकारी नीति में 21 और 22 में संशोधन करके सरकार ने कोविड सेस लगाया है, यानी कि कोविड को लेकर के जो जंग और महामारी के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है, उस राजस्व की वसूली शराब को महंगी करके सरकार कर रही है। तो माना जाए तो इस साल में 2 बार, एक तो पहले जब आबकारी नीति जो है संशोधित लगाई गई थी तब एक बार दाम बढ़े थे, और दोबारा ये कोविड सेस के नाम पर दोबारा दाम बढ़े हैं। और आज से उत्तर प्रदेश में 10 रुपए से लेके 40 रुपए तक शराब महंगी हो गई है। ठीक है अलाउद्दीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।